नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों के आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो रहे हैं। 7 महीने पूरे होने पर किसान ने ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया। 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसान को विरोध प्रदर्शन करते हुए आज पूरे 7 महीने हो गए। इस मौके पर किसान आज देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके अलावा किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में भी है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजामी भी की गई है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। तो आज किसान आंदोलन को पूरे 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद एक बार फिर से आंदोलन काफी तेज दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में कहीं ना कहीं ये आंदोलन शांत हो गया था, ये आंदोलन की जो हवा थी वो कम थी, लेकिन अब 7 महीने पूरे होने के बाद एक बार फिर से किसान राजभवनों की ओर कूच करने को तैयार हैं। 7 महीने पूरे होने पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया। आज 26 जून है। 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे 7 महीने हो गए। इस मौके पर किसान आज देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। इसके अलावा किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च निकालने की तैयारी में भी है। लगातार इन 7 महीनों में किसान आंदोलन काफी उग्र होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस तीनों काले कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वो ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, ये प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे। बताते चले, इस पूरे आंदोलन में 11 बार की बातचीत हो चुकी है, 11 बार की वार्ता, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा ही साबित हुई थी। तकरीबन 7 महीने आज पूरे हुए। 7 महीने के बाद एक बार फिर से आंदोलन उग्र रूप और तेज लेता हुआ दिख रहा है। तो क्या 7 महीने बाद एक बार फिर से आंदोलन को जिंदा किया जा रहा है? ऐसे कई सारे सवाल हैं, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर में कहीं ना कहीं ये आंदोलन एक ठंडा हो गया था। और 26 जनवरी में जिस तरीके से लाल किले पे उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया था, उसके बाद आंदोलन की जो दिशा थी वो अलग ही रुख अपना चुकी थी। लेकिन इन सब के बीच दूसरी लहर भी गई, पूरा मामला शांत भी हुआ और अब एक बार फिर से 7 महीने बाद आंदोलन को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे मोड़ आए, किसान आंदोलन एक बार फिर से पुनरुत्थान पर पहुंचा है। कई ऐसे मोड़ आए थे। कृषि कानून को निरस्त करने की लगातार मांग की जा रही है। लगभग 11 दौर की बातचीत हुई। शुरू में बात सिर्फ एमएसपी पर थी, लेकिन अब तीनों कानून को रद्द करने से कम में किसान मानने को तैयार नहीं है। अब साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वो ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, चाहे 6 महीने हो जाए, चाहे साल भर हो जाए या 2 साल हो जाए। शुरुआत से ही किसानों ने ऐसा कह दिया था। विपक्षी पार्टी अलग बात कहती है। विपक्षी पार्टी कहते हैं कि आंदोलन के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है किसान नेता राकेश टिकैत। ऐसे कई सारे सवाल हैं। 7 महीने से किसानों की सरकार बात नहीं सुन पा रही, क्योंकि जिस तरीके से 11 दौर की बातचीत हुई, सभी बातचीत बेनतीजा ही साबित रही है। एक बार फिर से किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो अगली 100 बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उन 100 राउंड की बातचीत में कोई समाधान जरूर निकले, क्योंकि 11 दौर की बातचीत हुई थी। अमूमन अनुमान ऐसा लगाया जा रहा था कि हो सकता है बातचीत में बीच का समाधान निकल जाए, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। सभी बातचीत विफल ही साबित रही, बेनतीजा ही साबित रही थी। किसानों के सामने सरकार ने कई तरह के मसौदे भी पेश किए, मसौदे को भी रखा, लेकिन किसान उन पर भी बातों को मानने को तैयार नहीं है। उन बातों को भी मानने के लिए किसान तैयार नहीं हुए। तीसरी लहर आने को है। तीसरी लहर में एक बार फिर से किसान आंदोलन तेज हवा लेता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज 7 महीने पूरे होने के बाद राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि अब हर महीने की 26 तारीख को वो इसी तरीके से सरकार को याद दिलाने की कोशिश करेंगे और एक बार आंदोलन को तेज करने की कोशिश करेंगे। हर महीने की 26 तारीख को ऐसा कहा है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने। यही सवाल यहां बनता है आज आंदोलन को देखते हुए, क्या किसान आंदोलन का यहां पुनरुत्थान हो रहा है? एक बार फिर से किसान आंदोलन
काफी तेज होता दिख रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर भारी तादाद में फिर से किसान जुटने लगे हैं। ऐसे कई सवाल है, क्योंकि बात है तीनों कृषि कानून को निरस्त करने को लेकर, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक सरकार इस तीनों कानून को वापस नहीं ले लेती तब तक वो अपने घर नहीं लौटेंगे। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ब्रजेश भाटी, किसान नेता, मानस नेता बीजेपी, परवेज आलम सपा नेता। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। सर जी नमस्ते सर। चर्चा की शुरुआत करेंगे ब्रजेश से, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। 7 महीने पूरे हुए आज 26 जून को, और एक बार फिर से किसान आंदोलन को ऐसा लग रहा है कि जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। कितना सहमत है सर इस बात से? ब्रजेश जी, आंदोलन खत्म ही कब हुआ तो जिंदा होगा? हमारा आंदोलन तो पिछले 7 महीने से विधिवत रूप से चल रहा है। आंदोलन में कोई दिक्कत थोड़ी है किसी चीज की। ये तो सरकार द्वारा नए नए प्रोपेगेंडा लाते हैं कि आंदोलन खत्म हो गया, कोरोना से ये हो गया। आंदोलन तो बराबर चल रहा है और चलता रहेगा जब तक के 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक आंदोलन इसी तरह से चलेगा। ये किसान अपने घर वापस नहीं जाएगा इतने आंदोलन, ये कानून वापस नहीं होंगे, इतने एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा। 600 लोग शहादत हो गई है इस आंदोलन में। ये कोई बच्चे खेल नहीं है जिसे एक दिन में उठा के भगा देंगे, क्योंकि देश के 80 करोड़ किसानों की जिंदगी का सवाल है ये सुरभि जी। ये ऐसे खत्म नहीं होगा आंदोलन, इसको विधिवत रूप से चलाया जा रहा है और तरीके से चला जाएगा, लोकतांत्रिक तरीके से और गांधीवादी नीतियों के तहत ये आंदोलन चल रहा है। 1947 के बाद पहला इतना बड़ा आंदोलन है जो चल रहा है आज। ये लोग नए नए प्रोपेगेंडा लाते हैं, कभी तो कहते हैं कि उस पर भीड़ नहीं है, कभी कहते हैं कि भीड़ ज्यादा हो गई, कोरोना का गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। हमें तो इनकी समझ में नहीं आती। ब्रजेश जी आएंगे आपके पास, एक बार फिर से आएंगे, लेकिन इससे पहले हम सपा नेता के पास चलते हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ, हम सीधा चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, इस किसान आंदोलन को पूरे 7 महीने हो गए, 11 दौर की बातचीत हुई, सभी बातचीत विफल रही। मानस जी देखिए सुरभि जी, बातचीत विफल रहने की जहां तक बात है, अब उसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। पहले ये सिर्फ एमएसपी की बात करते थे, जब इनको पता चला कि एमएसपी पे सरकार सब कुछ सही कर रही है और लोगों तक बात सही जा रही है, तो इन्होंने तीनों मुद्दे उठा लिए। और जैसा कि अभी ब्रजेश जी ने कहा कि ये आंदोलन खत्म ही कब हुआ था। अगर भाई साहब आपका ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ था तो आपके किसान नेता आके शिकायत अलग अलग जगह दौरों पे क्यों गए? वो क्यों बंगाल चुनाव में जाके दौरे कर रहे थे? वो क्यों अपना जो है गुजरात में घूम रहे थे? ये किस प्रकार का आंदोलन है आपका कि जिसमें कार्यकर्ता तो जमीन पे बैठे रहता है लेकिन नेता अपने दौरों पे निकल जाता है? नेता क्यों नहीं? किस प्रकार का आंदोलन है? आप देखिए, बीच में आरोप प्रत्यारोप नहीं, मैं तर्कों पे बात करूंगा, आपको भी समय देंगे चैनल वाले, आपको भी समय देंगे चैनल वाले। अभी मेरा समय है, मुझे बोलने दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। तब ब्रजेश जी बोलने दें। इनके नेता दौरे पे निकल गए। उसके अलावा जब कोरोना महामारी की दूसरी वेव आई, दूसरी लहर आई, बहुत ज्यादा परिस्थितियां विषम हो गई, बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई, ये तब भी आंदोलन से नहीं हटे। क्या इन्होंने उस आग में घी का काम नहीं किया? क्या इनको नहीं लगता था, इनके नेताओं को नहीं लगता था कि वो सबसे अपील करते, सभी किसानों से कहते कि अभी आप अपने अपने घर जाइए, आप वहां पे खुद को वैक्सीनेट करिए, सुरक्षित होइए, जब माहौल ठीक होगा हम दोबारा जमीन पे आके बैठेंगे, तब हम अपनी मांगे दोबारा रखेंगे। अभी हम सरकार को भी काम करने दें, देश को बचाने दें, लोगों की जीविका बचाने दें, लोगों का जीवन बचाने दें। मानस जी इसका जवाब तो है मेरे पास, क्योंकि आप कह रहे हैं कि किसान नेता को ऐसा करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी का चुनाव जीतना था ना, बीजेपी को पार्टी को बंगाल से तय करना था। देखिए सुरभि जी, लोकतंत्र में आप चुनाव नहीं रोक सकते। लोकतंत्र में यदि हम चुनाव ना करवाते तो भी विपक्ष जो है वो ये कहती। मैं आंदोलन रोकने की बात ही नहीं कर रहा, मेरा तो सिर्फ इतना कहना था कि आंदोलन कुछ समय के लिए टाल देते, लेकिन यदि हम चुनाव टाल देते तो विपक्षी पार्टी वाले कहते इन्हें सत्ता का लालच है, ये कुर्सी पे बैठे रहना चाहते हैं, या ये सत्ता के लोभी हैं। चुनाव इसलिए कराना जरूरी था, और चुनाव कराना ना कराना इलेक्शन कमीशन के ऊपर था। ये निर्णय उनको वो ले सकते थे, लेकिन आंदोलन थोड़े टाइम के लिए ये टाल सकते थे। ब्रजेश जी अब आप जवाब दें, बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। ये सत्ताधारी लोग हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन्होंने 10-10 करोड़ आदमी इकट्ठा बंगाल में करके पूरे देश को झोंकने का काम किया है मौत के मुंह में। ये मुझे जवाब दे दें इस बात का कि आपने अगर ये चुनाव नहीं होते तो ये देश मरने से बच जाता है,
ये तुमने अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश की जनता को धकेल दिया है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत के चुनाव नहीं होते तो आज ये स्थिति ना होती जितनी लाशों के ढेर लगे हैं। मेरे भाई साहब, प्रवक्ता बीजेपी, मैं आपसे बता दूं, आप अपनी चीजों को छुपा नहीं सकते। आप जो कह रहे हैं राकेश टिकैत बंगाल के हो गए, राकेश टिकैत बंगाल की बात कर रहे हैं। हमारे जितने भी 40 जत्थेबंदी हैं और जहां जहां चुनाव होगा वहीं पर जाएंगे सब लोग, क्योंकि इन कानूनों को लाने वाली बीजेपी है और कबर खोदने वाली किसान के लिए बीजेपी है। इसलिए जहां पर भी चुनाव तुम्हारा होगा वहीं पर बीजेपी का विरोध करेंगे, कहीं वोट नहीं देने देंगे। जो किसान का अपमान करेगी कोई भी पार्टी सही, मैं सबके लिए कह रहा हूं, हमारा कोई सत्ता का वो नहीं है, लेकिन इन काले कानूनों को लाने वाली कांग्रेस थी और पारित तुम लोगों ने करे। कांग्रेस का जो हसरा सब देख रहे हैं स्थिति में आ गई है, लेकिन तुम लोग भी उसी स्थिति में चले जाओगे अगर तुम अन्नदाता के साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो। अब भी फायदा इसी में है कि आप इन कानूनों को वापस ले लें और किसान को सही सलामत अपने घर चले जाए। किसी को शौक नहीं पड़ रहा है ऐसे मौसम में किसान यहाँ बैठे हुए हैं। 600 शहादत हो गई है। एक बार आपके मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद किसी की जो नहीं देंगी कान पे, एक बार भी स्थिति ले ले किसान की भी क्या स्थिति है इनकी, ये देखनी चाहिए थी आपको चीजें। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से भाग के और उल्टा आज किसान संयुक्त मोर्चा के नेताओं को आप दोषी ठहराए हैं। क्यों नहीं जाते बंगाल, हम मुझे बताइए आप। जिससे लड़ाई हमारी है तो उसकी खिलाफत पूरी होगी, इसमें क्या दो राय है? इसमें कोई दो राय है? बच रही है कोई दो राय इसमें? बताइए मुझे आप। यदि आप बोल रही हो तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए, क्या दिक्कत है? पहली बात तो ब्रजेश जी, मैं प्रवक्ता भाजपा नहीं, मैं नेता भाजपा के हैं आप, तो ठीक है। नहीं, पहली चीज। नहीं, वो तो एक ही बात है, आगे सुनिए, आगे सुनते रहिए। मैं बहुत देर चुप था ना आपकी बात में, सिर्फ हाथ खड़ा किया, अब आप मेरी सुनिए। दूसरी चीज, जो आप जिला पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं, क्या किसी भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध किया? मैं बार बार कह रहा हूं, चुनाव कराना ना कराना इलेक्शन कमीशन पे था। बाकी विपक्षी पार्टियां एक ज्ञापन तैयार करती हैं और इलेक्शन कमीशन को कहती कि ये चुनाव ना करा जाए। ठीक है, जो जिस पद पे है, प्रधान के जो जिला पंचायत के जिस पद पे उस पे रहे, लेकिन नहीं। अब फिर हम लोगों ने लोकतंत्र को आगे बढ़ाते हुए चुनाव कराए, तो अब आप उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। और दूसरी चीज रही जो आप कह रहे हैं राकेश टिकैत जी के बंगाल जाने की, राकेश टिकैत जी बंगाल गए नहीं गए, मैं उसके लिए इसलिए कह रहा हूं कि आपके कार्यकर्ता, आप ही ने कहा 600 कार्यकर्ता उस आंदोलन में मर गया। क्या उन 600 में से 500 के भी कर गए? कार्यकर्ता आपके आंदोलनकारी है वो, आपके आंदोलनकारी है वो। भारतीय किसान यूनियन और क्या है? भारतीय किसान यूनियन और क्या है? ये भारतीय किसान यूनियन क्या है? ये नेताओं का संगठन है ना, कार्यकर्ता संगठन का भी होता है। कार्यकर्ता सिर्फ पार्टी का नहीं होता भाई साहब, कार्यकर्ता संगठन का भी होता है। ये असली जुड़े हुए लोग हैं। सुनिए ब्रजेश जी, सुनने की भी क्षमता रखिए। कार्यकर्ता संगठन का भी होता है। क्या उस 600 में से किसी 100 के भी घर आपके राकेश टिकैत जी गए? है आपके पास इस बात का जवाब? एक बात बताइए, वो तो हमारे नहीं, आप पहले बात का जब जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए, सवाल ना खड़े करिए। मेरी बात सुनिए, मेरे चलो बताइए, हम गए या नहीं गए उनके घर, लेकिन तुम जो पार्टी, तो फिर आप चुनाव में जाके माइलेज क्यों लेते हैं? वो तो चुनाव लड़ना ही जाते हैं, एक बार लड़के हार चुके हैं, दोबारा वो लड़ना चाहते हैं। हुए बैठे हो जो सरकार में, आज तुम बैठ के चैनल पे अपनी खूबियां गिनवा रहे हो, किसकी वजह से वोट मिली है तुम्हें? मैं अपनी खूबियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं इस देश की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की खूबियां गिना रहा हूँ और गिनाऊंगा भी, क्योंकि उन्होंने किसानों के लिए काम किया है। आप सबसे इसको काला कानून कह रहे हैं। उन्होंने कृषि विधेयक को खुल के बताइए, क्या आपने इसको पढ़ा है? मैंने पढ़ा है। 3 कानून खुल के बताइए जरा, मैंने बताइए जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं, बताइए मुझे। सुनिए मेरी बात, ये जो तुम किसकी बात कर रहे हो, अडानी अंबानी के वो दलाल हो तुम, अडानी अंबानी के। देखिए अब शब्द मत बोलिए, एक तो मैं आपसे आप करके बात कर रहा हूँ, आप तो कर रहे हैं। अडानी अंबानी के लिए दलाल जैसे शब्द मत बोलिए, पहली चीज। और क्या है फिर, और क्या बात है ये बताइए मुझे आप। ये कानून किसके लिए आए? कृषि कानून बताइए ना, मुद्दा कृषि कानून का है। आप भटक बहुत मिलती जाते हैं भाई साहब। नहीं, मेरी जब आपको घेरा जाता है आप लोग भटक जाते हैं। आप लोग निकल जाएंगे अमानी, आप लोग निकल जाएंगे 10 साल पुराना फिर मुद्दा उठा लाएंगे। मतलब कृषि कानून की बात है, बताइए ना कानून किसके लिए आए? आप 3 कृषि कानून बताइए। किसानों को जो आप बता रहे हैं कि ये काले हैं, आप भटक फैलाने का काम कर रहे हैं, आप ये कानून बताइए क्या है? नहीं, मुझे ये बताइए कानून किसके लिए लाए हो तुम? हम किसानों के हक में कानून लाए हैं, मैं आपको बताऊंगा ना। आप तीनों कानून मुझे बताइए तो। आप तीनों, तुमने किसी भाई साहब आप पे बात करिए, आप बताइए जी, भाषा शैली सही रखिए सर। पहले ये बताइए कि ये कानून आए किसके लिए?
ये आप किसानों के लिए आए हैं, किसानों को डायरेक्ट फायदा मिल सके, सीधे लाभ हो। अभी मैं आपको लाभ गिनाऊंगा, अभी मैं आपको लाभ गिनाऊंगा। मैं आपका तो एक संगठन हो तो बात करें ना, कितनी बार बैठकें होती है वो विफल हो जाती हैं। 26 जनवरी को आप लाल किले पे चढ़ के जो है खालिस्तान का झंडा फहराते बहुत हैं। बढ़िया, तो बहुत खालिस्तान नहीं, सॉरी, सिख धर्म का झंडे का झंडा। वो दीप सिंधु तुम्हारी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र के आप लड़के किसान नेता है, उस पे कार्रवाई हो गई है, हमें सिखा उस पे रहे कार्रवाई हो गई है, हो गई, उस पे कार्रवाई हो गई है। आप किसान नेता किसलिए, यदि आप भीड़ को ना रोक पाए तो दीप सिंधु को किसान नेता बताते आप लोग। किसने रास्ते दीप सिंधु पे कार्रवाई कर दी है हमारी सरकार ने, उनको पूरी कायदे से उनको जेल हुई, जो सजा उनको होनी चाहिए थी वो उनको दी गई है। और भेजा किसने था वो? किसने भेजा था? आपके पास कोई प्रूफ है? आप जबरदस्ती का आरोप लगाएंगे सिर्फ आप। मानस जी, ब्रिजेश जी हमारे साथ एक और मेहमान है सर, उनसे भी बात करके बहुत कर चुका है चर्चा में। अभी तक आपने तीनों कृषि कानून नहीं बताया मुझे। ब्रिजेश जी, मानस जी, चर्चा में एक और मेहमान हमारे साथ है, एक और मेहमान हमारे साथ है सर, एक और मेहमान हमारे साथ है, उनकी भी सुन लेते हैं। सुन रहा हूँ मैं। इसके बाद मुझे तीनों कानून बता दीजिएगा, कभी नहीं करिएगा। मुझे ये बता दो टाइम है सर, पूछ लेंगे, किसके लिए कानून है? पूछ लेंगे। अरे किसानों के हक में आए हैं। एक और मेहमान है सर, उनके पास भी चलते हैं। किसानों के हक के लिए आए हैं? तुमने 500 एकड़ के वेयर हाउस बना दिया अडानी अंबानी के लिए, उनके लिए आए हैं? आप दोनों से ही मेरा विनती है सर, आप दोनों से ही मेरा विनती है। एक और मेहमान है, उनके पास भी चलते हैं। अलावा भी खरीद करने का मौका मिलेगा इससे। वेयर हाउस है और भी चीजें हैं। नहीं, देखिए आप बात सुनने की भी क्षमता रखिए, नहीं मेरी बात सुनने की भी क्षमता रखिए। जब भंडारण का ऑप्शन खोला है तुमने, कितना ही भंडारण करे? समस्या आपको पता क्या है? इस कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए ये समस्या उत्पन्न हुई है। अगर अभी तक वो मंडी में बेचते थे, अब यदि वो कोल्ड स्टोरेज में जाके बेचे, वो वेयर हाउस में जाके बेचे, वो देश के किसी कोने में कहीं पे भी बेचे, उनको डायरेक्ट अधिकार मिल रहा है, तो इससे आपको क्या समस्या है? आप ये जवाब दीजिए मुझे। नहीं, मुझे ये बताइए आप, ये जो आपने भंडारण का ऑप्शन खोला है, किसके लिए खोला है बता दो मुझे एक बार आप। ये किसानों के लिए है, उनका व्यापार क्षेत्र बढ़ेगा। अभी तक आपकी मंडी के लोग जो है, अभी तक आपकी मंडी के लोग क्या करते थे, वो अभी तक आपकी मंडी के लोग क्या करते थे, सुन लीजिए, वो सरकार को उसका हक नहीं देने देते थे और बदनामी जो किसान को, और बदनामी सरकार की कराते थे। वो किसान को साथ देते नहीं थे। अब जब किसान को मंडी से बड़ा रास्ता दे दिया हमने, कोल्ड स्टोरेज दे दिए, वेयर हाउस दे दिए, और जगह दे दी कि जहां चाहे आप वहां बेचें, सभी सीमाएं खोल दी, तो अब आपको दर्द हो गया, क्योंकि अब बिचौलिए तो बीच में रहेंगे नहीं। किसान को आप दर्द नहीं। मानस जी, भाटी जी सुन लीजिए, एक और मेहमान है सर, जीविका के लिए तुम भाटी जी, भाटी जी, एक तरफ आप किसान करेगा, आपस में ही बोलते रहेंगे सर, सुन भी लीजिए ना, सुन लीजिए सर। एक और मेहमान है सर, 20 मिनट से आप दोनों ही बोल रहे हैं, एक और मेहमान है, उनकी सुन लेते हैं, फिर वापस बोलने लग जाइएगा। परवेज आलम जी, आपने सुना दोनों ही नेताओं को? जी बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। जी सर, धन्यवाद आपका, बोलिए। सबसे पहले तो मैं अपने भाजपा के साथी से कहना चाहूंगा, उन्होंने जब अंतिम में एक बात कही कि इन तीनों कानून से बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, तो मेरा सवाल मेरे भाजपा के साथी से है कि आखिर बिचौलिए कैसे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि इन तीनों कानून से कहीं ना कहीं किसानों पर बिचौलिए हावी हो जाएंगे। और आज भी बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा उत्तर प्रदेश में है, केंद्र में है, लेकिन लगातार गेहूं खरीद केंद्रों में बिचौलिए हावी है। एक आम किसान का टोकन 15 से 20 दिन पहले जो है टोकन दिया गया है, लेकिन उनकी खरीद मंडी में डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, उनमें बिचौलिए हावी है। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार किसानों के लिए कह रही है कि हम आपके गेहूं की खरीद कराएंगे, ये नहीं करा पा रहे हैं। अब बताइए, किसानों का गेहूं, बरसात का मौसम है, मंडी के बाहर चला जा रहा है, लेकिन भाजपा को उसकी फिक्र नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी कहते हैं किसान हित की बात करते हैं। अरे आप कहां किसान हित की बात करते हैं? अगर आप किसान हित की बात कर रहे होते तो आज किसान आपके खिलाफ आंदोलित ना होता। और मैं कहता हूं कि अगर वो 20 बिल में किसानों का फायदा है, तो पिछले लगभग 7 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलित क्यों है? ये जवाब दे भाजपा के साथी। देखिए, पहली तो बात मैं अपने काबिल दोस्त को ये बता दूं कि एक किसान 7 महीने से कामकाज छोड़ के बैठा है, वो किस प्रकार से किसान है, मैं ये नहीं समझ पाया। दूसरी चीज, जो आपने अनाज सड़ने की बात की, किसी भी भाजपा शासित प्रदेश में आप बताइए जहां अनाज सड़ा हो। उत्तर प्रदेश
सुनना बहुत देर से सुन रहा था, लेकिन आप पहले मेरी भी बताऊं, मैं मेरी बात प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2,05,00,000 लोगों को पंजीकृत किया गया और 21.64 लाख लोगों को, किसानों को 1,909.72 करोड़ का क्षतिपूर्ण नुकसान उनको दिया गया है, जो उनकी क्षति हुई है। मानस जी आंकड़ों की बात मत करिए, जमीन पे आइए। मानस जी आज भी जमीन में 15 लाख से ज्यादा नहीं हो पाई है आपके बारे में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश आप कैसी बातें कर रहे हैं? 15 मिनिमम सपोर्ट प्राइस 72 रुपए बढ़ाया गया है। अरे अब आप जानना चाह रहा हूँ, किसानों की अच्छी बात नहीं करती है, आप किस प्रकार बता रहे हैं? अरे आप जमीन पे आइए मान्यवर, आज भी मैं आपसे जमीन पर ही 15% नहीं हुई है। मैं आपसे जमीन पर उतर के ही बात कर रहा हूँ भाई साहब। जी मैं कोई आपसे तर्क झूठे नहीं दे रहा हूँ, ना ही आप इसको नहीं तर्क 1940 रुपए प्रति क्विंटल किया गया, उसे 120 लाख किसान इससे लाभार्थी हुए हैं। अब आप इनको मना करेंगे? अब मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूँ कि जहां भाजपा एक तरफ कहती है कि हमने किसानों के यहाँ दुगनी करने का काम किया है, तो मेरे किसान साथी या मेरे भाजपा के साथी, आप भी किसी न किसी किसान परिवार से होंगे, आप कोई कॉर्पोरेट खानदान से तो होंगे नहीं, जहां तक मुझे लगता है। अगर हो तो अलग की बात है। तो मैं एंकर के माध्यम से एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि 1 किलो धान की या 1 किलो गेहूं की जो दवाई की लागत आती है वो कितनी आती है, आप मुझको ये बता दीजिए। अगर भाजपा उसका दुगना मूल्य दे रही है तो हम भी भाजपा के साथ हैं, हमें शौक नहीं है भाजपा का विरोध करने का, लेकिन हमें किसानों की हक की लड़ाई लड़नी है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आप जमीन पे उतर के बात कीजिए, आप कागज की बात कीजिए, आपके जिलाधिकारी झूठ बोल रहे हैं, आपके जज आपके मंडी झूठ बोल रहे हैं। अब आप सुन तो लीजिए, बिल्कुल सुनाइए। अब आप जो कह रहे हैं कि भाजपा को मैं तभी मानूंगा कि उसने, अगर आप मुझे ये आंकड़ा बता दें। अब आप मुझे एक चीज छोटी सी बताइए, अभी आप बुला रहे हैं और अभी आप बात तो सुनिए। किसान मनधन योजना के तहत उनको जो है पेंशन लगाने का काम किया। इस योजना में कोई योजना जमीन पे नहीं है, आपकी कोई योजना जमीन पे नहीं है। अगर आपकी योजना जमीन पे होती तो अभी पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया उत्तर प्रदेश में 2,51,000 लोगों को, 2,51,000 किसानों को इससे लाभ दिया गया। आप किस प्रकार कह रहे हैं नहीं है? अगर आपकी योजना, मेरा भाजपा के अगर आपकी योजना जमीन पर सिर्फ पंचायत चुनाव प्रदेश में योजना जमीन पर नहीं है। आप सिद्ध करें, आप हमको सिद्ध करके दिए जमीन पर योजना कहाँ है? दे रहा हूँ, मैं आपको सिद्ध करके दे रहा हूँ, तो सुनिए। तो उत्तर प्रदेश में 2,51,254 किसानों को प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना के तहत पेंशन दी गई। क्यों गुमराह कर रहे हो इस देश को? क्यों गुमराह कर रहे हो भाई? भाजपा से गुमराह करना ये वो नहीं मिल जाएगा। अरे मेरा आप कर रहे हैं, राम मंदिर के किसानों पे लाठियां चलवा रहे हैं, पत्थर आप चलवा रहे हैं किसानों पे, जो लोग अपने घर बार छोड़ के आपकी सुरक्षा में लगे हैं, आपकी व्यवस्था में लगे हैं, उन पे अत्याचार आप कर रहे हैं। मिट्टी को अत्याचार आप कर रहे हैं। आप जिस संविधान की बात करते हैं वही संविधान आपको जो है, आप किस तर्क में बोल रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, तुम राम मंदिर के नाम पे भी पैसे खा गए। सर, राम मंदिर का मुद्दा क्यों ला रहे हैं? हम किसान आंदोलन कर रह जाते हैं, बता रहे हैं ना, 22 हो चुका है। राम मंदिर में बोलेंगे तो 24 घंटे में ये प्रधानमंत्री जवाब ले लीजिए, राम मंदिर का भी जवाब ले लीजिए, राम मंदिर का भी जवाब ले लीजिए। राम मंदिर का 30 घंटे भी कम पड़ जाएंगे सर। झूठा उजागर, राम मंदिर के आप तो चंदा चोर हैं,
आप क्या बोलेंगे राम मंदिर के लिए? 2 लाख मुद्दे यहाँ कहाँ से आ गया? मुद्दे पे आपको मैंने तर्क दे दिए, राम मंदिर पे फिर आप ही के किसान नेता मुझे दलाल बोलेंगे। बहुत अच्छे शब्द यूज करते हैं आप लोग, नहीं जब तुम बहुत अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप लोग। जब तुम हो इस लायक, थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे भाषा शैली का इस्तेमाल सही करिए, यहाँ पे भाषा शैली मत अभी बिगाड़िए। थोड़ी देर पहले इन्होंने ऐसे शब्द बोले, जब आप गिर जाते हैं आप भागेंगे राम मंदिर पे, आप भागेंगे नई संसद पे, आप भागेंगे कहीं और। बोल रहे हो, एक एक बात पे झूठ बोल रहे हो तुम। ये केंद्र द्वारा संचालित योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के लिए सिर्फ अच्छी बात की गई है। आप किसी योजना को गलत नहीं सिद्ध कर पाएंगे। हवा में लोक मंच चैनल नहीं रहेगा, मैं फिर आ जाऊंगा। माना जी ईश्वर से डरिए झूठ बोलने से पहले। आंदोलन में महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उसमें नहीं कोई बोलता है। और जो तुम्हारा विधायक संदीप सेंगर करता है वो क्या है? संदीप सिंह सेंगर कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं सर? भाजपा ने उनको संदीप सेंगर राम मंदिर राम सीता मंदिर में बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं सर? मुद्दे में रहिए ना। वो तुमने महिला के साथ वहाँ पे उसके परिजनों से मिले, उसके परिजनों से जाके मिले, नहीं उसके पिता से जाके मिले। आप कुछ भी बोलिए, हो सकता जिनको आप नेता माने बैठे उनसे थोड़ा अपने विचार खोलिए, उनको देखिए। बताना चाहूंगा जनपद फतेहपुर में भाजपा विधायक के घर में एक नाबालिग बच्ची से सामूहिक बलात्कार किया गया है और ये घटना कल की है। आप कल बल उठा के देख लीजिए, भाजपा घटना कल की है। सुनिए सर, सपा के टाइम पे बोला था सिंह यादव ने कि बच्चों से गलती हो जाती है, हर बात का जवाब है। तो बलात्कार या फिर राम मंदिर या फिर तमाम मुद्दों को मत उठाइए। मुलायम सिंह यादव ने बोला था कि बच्चों से गलती हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि बलात्कार की घटनाएं सपा के टाइम पे हुई तो बीजेपी के समय पे नहीं हुई, तो कांग्रेस के समय पे नहीं हुई, हर किसी के समय घटनाएं हुई थी। आपने कहा कि बीजेपी के घर में ऐसा हुआ है, सपा के टाइम पे मुलायम सिंह यादव ने क्या कहा कि बच्चों से गलती हो जाती है। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है सर, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये किसान आंदोलन है। कितना कम हुआ हमारे माननीय किसी आपकी सरकार सीधा राजस्थान हो गई है, जमीनें जब्त। अभी तक ब्रजेश जी मुझे 3 कानून नहीं बता पाए और माफियागिरी पे आ रहे। सुनो मेरी बात, मैं 3 दिन माफियागिरी पे हम लोग मेरी मान्यवर माफियागिरी तो आप लोग करवाते हैं। आपके गुंडे सदस्यों को किडनैप कर रहे हैं, आप क्या बात करेंगे माफियागिरी की? तुम ये मुझे दोबारा बोलिएगा, ये लाइन दोबारा बोलिएगा और बात करिए जरा, इसका भी आपका जवाब दूंगा, दोबारा बोलिए। अभी मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में आपके पार्टी के जो अध्यक्ष प्रत्याशी हैं सदस्यों का अपहरण करवा रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप के बारे में करते हैं, आप हवा में आरोप लगाते हैं। पिछले 15-20 मिनट से मैं यही बोल के थक गई कि राम मंदिर जिला पंचायत बंगाल चुनाव नहीं मुद्दा है। सुरभि जी सुनिए, आपको मैं बात बताऊं, इनको जब मैंने कृषि कानूनों पे घेरा, इनसे पूछा नहीं तो अब ये भागने लगे और कोई भी आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं किया। माना जी बात करिए, आप तीनों कृषि कानून बताइए मुझे। सुनिए, मैं तुम्हें पूरी आप सबसे पहले एक काम करिए, आप तीनों कृषि कानून बताइए। मुझे ये आप किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं, आप किसान यूनियन के नेता बनते हो, तुम मुझे ये बता दिए काले कानून काले समय में क्यों लाए थोपने के लिए देश के लिए? बताओ तुम मुझे। भाई साहब आप इसको किस प्रकार काला कह रही हैं? काला पूछ रहा हूँ। जब काला फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं सुनिए मेरी बात, आप तीनों बता के सिद्ध तो करिए। मेरी बात सुनिए पहले पूरी। जब अपनी बात आप तीनों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है तीनों से, 30 सेकंड में अपनी आखिरी बात को 30 सेकंड का समय बचा है, 30 सेकंड से बताइए। ठीक है, मैं आपसे अभद्र भाषा नहीं बोलता, मैं हमेशा
भाजपा के उत्तर प्रदेश में किसानों की फसल को आपके आवारा पशुओं ने बर्बाद करके रख दिया है। आप उनकी व्यवस्था को तो किसानों की बात करते हैं। अगर किसी गौशाला में जो महाराज सुनिए तो मरी जाने की क्षमता तो रखिए, सुनने की क्षमता तो रखिए, सुनने की क्षमता तो रखिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये योजना इसीलिए नहीं, मुझे ये बता दो, तुमने गन्ने पे कैसे बढ़ाया? एक का जवाब दूं भाई साहब, मैं जवाब दूं। गन्ने बढ़ाए, आप मेरे जवाब तो दे नहीं पाए, अब मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तुम सवाल ही तुम्हें सवाल भी खुद बोलना है, जवाब भी खुद देना है, तो यहाँ पर पूछने से फायदा क्या? आप तीनों आपस में फोन करिए, सवाल जवाब करते रहिए, क्योंकि मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। क्या है मैं बताऊंगा इनको। आप अब जब सुरभि जी आप मुझे बोलने का समय देंगे, मैं तभी सर समय नहीं बचा, मैंने इसलिए आप तीनों से निवेदन किया कि 30-30 सेकंड में अपनी बात को रख दीजिए, लेकिन समय नहीं बचा है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी मुझे 30 सेकंड दीजिए, आप मुझे 30 सेकंड दीजिए। बोलिए, 30 सेकंड बस आपके पास है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसीलिए चलाई जाती है। 2 करोड़ 5 लाख लोग जिसमें जो है पंजीकृत हुए, 21.64 लाख किसानों को इसका फायदा दिया गया और रकम जो दी गई वो 1909.72 करोड़ होने गई। देखिए मेरे इतना उतावला। सर 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं, समय नहीं है सर, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ रहा है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रजेश पाठी थे, किसान नेता मानस, नेता बीजेपी परवेज आलम, नेता सपा। सर माफी चाहूंगी, सर समय नहीं है, माफी चाहूंगी जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 26 जून को दिल्ली की सीमाओं पर किसान को विरोध प्रदर्शन करते हुए आज पूरे 7 महीने हुए। इस मौके पर किसान आज देश भर में राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके अलावा किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च निकालने की भी तैयारी में है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन सभी बातचीत विफल ही साबित रही। लेकिन एक बार फिर से 7 महीने के बाद ऐसा लग रहा है कि मानो एक बार फिर से ये जो किसान आंदोलन है वो आने वाले समय में तूल पकड़ सकता है। तीसरी कोरोना की लहर भी आने को है, देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।